हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ये जो रिवीजन स्टार्ट किया है आज उसमें हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 11 उठाने वाले हैं जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है एंड चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेनली आपकी ह्यूमन आई से रिलेटेड है। जो कुछ लोग को चश्मा लग जाता है तो उसका रीज़न क्या होता है और फिर सबके चश्मे अलग अलग क्यों होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चलने वाली है। इनफैक्ट और भी नेचुरल फेनोमेना के बारे में आपको डिटेल में इस चैप्टर में पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब देखो, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि लेंसेज से रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं। हमें ये भी पता चला था उसमें कि जब लेंस से कोई इमेज बनती है तो उसका नेचर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है और साइज़ क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब ह्यूमन आई भी लाइट का ही यूज़ करती है चीज़ों को देखने के लिए एंड लाइट की वजह से ही चीज़ें दिखती हैं। हमारी जो आइज़ होती हैं वो एक्चुअल में लेंस का एक काम करती हैं। इसमें एक लेंस होता है। अब इस लेंस का फंक्शन क्या है, और हाँ, कुछ लोग को आपने देखा होगा चश्मा लगाते हैं, उनकी आईसाइट वीक हो जाती है तो वो चश्मा लगाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि उनकी आईसाइट वीक हो गई या उसके लेंस में क्या गड़बड़ी हो जाती है कि उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट वल्नरेबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है हमारा। It enables us to see wonderful world and the color around us. On closing the eye, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make or by touching. अब अगर आप आइज़ को बंद कर लो तो कुछ हद तक आप स्मेल, टेस्ट, साउंड से बता सकते हो कि वो क्या है, बट ज़्यादा अच्छा आपको आई ओपन करके ही देख के ही पता चलेगा। इट इज़ हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर वाई क्लोजिंग द आई। अब आइज़ अगर बंद है तो आप कलर तो फिर भी नहीं बता सकते हो ना। दस इज ऑफ द सेंस दस of all the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful world around us. The human eye is like a camera. कैमरा की तरह एकदम ये। Its lens sense system form a image on a light sensitive screen called the retina. इसका जो लेंस है वो इतना ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होता है और इसकी इमेज जाके आपकी बनती है रेटिना पे। लाइट इंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। जो लाइट है वो एक पतली सी मेम्ब्रेन से अंदर पास होती है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। It forms a transparent blush on the front side of the eyeball as shown in figure 11.1. The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of 2.3 centimeter. इतनी ही बड़ी होती, 2.3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। आप समझ रहे हो कितना छोटा सा सर्किल है। Most of the refraction of light entering the eye occur at the outer surface of the cornea. The crystalline lens merely provide the final adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina. We find a structure called iris behind the cornea. अब iris आपको मिलता है कॉर्निया के पीछे। iris जो होता है डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द pupil. एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो पिपल के साइज को कंट्रोल करता है। The pupil regulate and control the amount of light entering the eye. The eye lens formed by inverted real image of the object on the retina. The retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. जो रेटिना होती है वो एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर में। The light sensitive cells got activated through illumination and generate electric signals. अब ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सेल्स को जनरेट करते हैं। These cells are sent to brain via optic nerves and the brain
interpret these signals, and finally process the information so that we can perceive object as they are. अब ब्रेन ही सारी चीज़ों को नोटिस कर पाता है, समझ पाता है और सारी इन्फॉर्मेशन को दे पाता है. ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाएगा एंड ब्रेन फिर हमारी सारी चीज़ों को समझेगा, फिर बताएगा. नेक्स्ट, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन. आई लेंस इज composed of fibrous jelly-like material. Its curvature can be modified to some extent by ciliary muscles. The change in the curvature of eye lens can thus change its focal length. आई लेंस का कर्वेचर देखो, एक आई लेंस पहली बात तो एक जेली लाइक मटेरियल होता है. इसका कर्वेचर ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी लाइट जानी है. अब जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी फुल लेंथ फोकल लेंथ भी हो जाएगी. When muscles are relaxed, the lens become thin. जब मसल रिलैक्स होंगी तो लेंस जो है थिन हो जाता है एंड इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा. दिस एनेबल अस टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और आपको दूर तक चीज़ें आराम से दिखेंगी. When you are looking at the object closer to the eye, the ciliary muscles contract. This increases the curvature of eye lens. The eye lens then become thicker. Eye lens चौड़ा हो जाता है. Consequently, the focal length of the eye lens decrease. और इसी तरह आपका focal length decrease हो जाता है. इसकी वजह से आपको पास की चीज़ें साफ साफ दिखने लगती है. The ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation. अब यही जो एबिलिटी है आई लेंस की कि वो अपना फोकल लेंथ आराम से एडजस्ट कर सकती है, इसी को बोला जाता है एक्कोमोडेशन. However, the focal length of the eye lens cannot decrease below a certain minimum limit. अब फोकल लेंथ अभी हम लोग बढ़ रहा है, घट रहा है, ये तो पढ़ रहे हैं, बट एक मिनिमम लिमिट होती है जिसके बाद वो नहीं घट सकता है. Try to read a printed page by holding it very close to your eye. You may see the image being blurred or feel strain in the eye. अब कोशिश करो कोई भी किताब विताब बहुत पास से पढ़ने की, तो आपको या तो वो ब्लर दिखेगा या तो आपको आंखों पर बहुत ज़ोर पड़ेगा. To see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from the eye. आपको 25 सेंटीमीटर तक मिनिमम रखना चाहिए चीज़ों को. The minimum distance at which the object can be seen most distinctly without strain is called least distance of distinct vision. इसी को बोला जाता है near point of the eye. For young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. 25 centimeter subnormal eyes के लिए होता है. The farthest point up to which the eye can see object clearly is called the far point of the eye. अब जितना दूर तक आप देख सकते हो उसको आप फार पॉइंट बोल दोगे, और नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी तक होता है. यू मे नोट हियर दैट नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी. Sometimes the crystalline lens of the people at the old age become milky and cloudy. अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग की आइज़ जो है ब्लैक पार्ट है, क्रिस्टलिन पार्ट्स जो है वो बूढ़े लोगों का मिल्की और क्लाउडी सा हो जाता है. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इसको कैटरैक्ट हो गया. दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ आई. इसमें या तो थोड़ा या तो पूरी ही विजन चली जाती है. It is impossible to restore vision through a cataract surgery. और वो सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होता है. डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन. अब आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, उनको ब्लर दिखता है, या कुछ लोगों को पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं. ठीक है, ज़रूर अपनी लाइफ में देखा होगा. उसको वो सही करने के लिए चश्मा का यूज़ करते हैं. समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ accommodation. In such condition, the person cannot see the object distinctly and comfortably. The vision become blurred due to refractive defects of the eye. अब मेनली 3 टाइप के होते हैं. मायोपिया, जिसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, एंड थर्ड है हमारा प्रेसबायोपिया. दिस डिफेक्ट में बी करेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंस, जिसको हम लोग आप पढ़ेंगे. फर्स्ट है मायोपिया.
जिसको एक और नाम से बुलाया जाता है नियर साइटेडनेस। A person with myopia can see nearby object clearly but cannot see distinct object। जो दूर ऑब्जेक्ट रखा है उसको अच्छे से नहीं देख पाएगा और जो पास है वो अच्छे से देख पाएगा। मतलब इन शॉर्ट जिनको दूर की नज़र कमज़ोर होती है ना, उनको मायोपिया होता है। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। उनका जो इन्फिनिटी जो फार पॉइंट होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। Such a person may see clearly up to a distinct of a few meters। कुछ मीटर तक ही वो सारी चीज़ों को सही सही देख पाते हैं। In myopic eye, the image of the distant object is formed in front of retina। वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, बट एक्चुअल में उसको रेटिना पे बनना होता है, वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। And not at the retina itself। This defect may arise due to excessive curvature of eye lens और elongation of eyeball। ये दो रीज़न होते हैं, या तो excessive curvature हो गया या तो eyeball लंबी हो गई। This defect may be corrected by using a concave lens of suitable power, जिसको हमने फिगर 11.2 में समझाया है। A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected। अब जैसे कि आपका देखो मायोपिक आई है, इसमें इमेज पहले बन रही है एंड जब हमने लेंस बीच में लगा दिया है कॉन्केव लेंस, तो वो जाके इमेज आपकी दोबारा रेटिना पे बनने लगे और जब दोबारा रेटिना पे बनने लगे तो आपकी आई करेक्ट हो गई। नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट मेट्रोपिया का मायोपिया का उल्टा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। अब इसमें जो है पर्सन पास की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाता है और दूर की चीज़ों को वो एकदम क्लियरली देख लेता है। द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज़ फारेस्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for a comfortable reading। अब वो थोड़ा सा अपनी बुक को और थोड़ा ज़्यादा दूर रखने लगता है। This is because the light ray from the close by object are focused at a point behind the retina। अब इसमें क्या होता है, मायोपिया में रेटिना से पहले इमेज बन रही थी, इसमें रेटिना के बाद इमेज बनने लग जाती है। दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग और द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। आई बॉल या तो बहुत छोटी हो गई या फोकल लेंथ बड़ी हो गई है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, जो आपका ये फिगर्स में दे रखा है। आई लेंस विद अ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एन एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर forming the image of the retina। नेक्स्ट है हमारा प्रेसबायोपिया। द पावर ऑफ accommodation ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग। अब देखो एज के साथ तो आइज़ वीक होती ही होती हैं। फॉर मोस्ट पर्सन द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। They find it difficult to see nearby object comfortably and distinctly without corrective eye glasses। अब उनको पास की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती हैं, जो थोड़े बूढ़े लोग होते हैं। इसी डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। It arises due to gradually weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of eye lenses। Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermyopia। दोनों से सफ़र होने लगता है। अब ऐसे पर्सन जिसको दोनों प्रॉब्लम है, दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा, उसको बाईफोकल लेंस यूज़ करने पड़ते हैं। अ कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अपर पोर्शन कॉनकेव लेंस का होता है। इट फैसिलिटेट डिस्टिंक्ट विजन। और जो लोअर पार्ट होता है ग्लास का वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है, जिसकी वजह से आपको पास की चीज़ें दिखने लगती है अच्छे से। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अब हमने पढ़ना है। वी हैव लर्न हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू अ rectangular glass slab. For parallel reflecting surface as in glass slab, the emergent line is parallel to the incident line. However, it is slightly displaced laterally. How would light get reflected through a transparent prism? Consider a triangular glass prism जिसके दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं।
3 ट्रायंगुलर लेटरल सर्फेसेस होती हैं, ऐसा आपने प्रिज्म इमेजिन करो. दिस सर्फेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर. The angle between its two focal faces is called the angle of the prism. Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism. अब ये एक एक्टिविटी है, आप अपने आप से रीड कर सकते हो. हम लोग सीधे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. Here, PE is an incident ray, EF is a refracted ray, and FS is a emergent ray. You may note that the ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. The light ray on reflection has bent the normal, bend करती है normal के तरफ. On second surface AC, the light ray has entered from the glass to air. जब ये ऐसा होता है तो वो नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करने लगती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट ईच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म. It is similar to the kind of bending that occur in glass slab. The pennicular shape of the prism make the emergent ray bend at an angle of direction of the incident ray. इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट. तो ऐसे होता है एंगल ऑफ डेविएशन एंड उसकी सारी चीज़ें. डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. अब आपने ज़रूर देखा होगा कि जो रेनबो होता है उसमें बहुत सारे कलर्स निकलते हैं, है ना. डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं. ये सारे कलर्स हमें सिर्फ एक वाइट लाइट से मिल जाते हैं. बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शोइंग एक्साइटिंग फेनोमेना. अब ये एक्टिविटी एक फेनोमेना बता रही है, तो ये एक्टिविटी आप अपने आप से रीड कर लेना. हम लोग सीधे कंक्लूजन पर चलते हैं. द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू ब्रांड ऑफ कलर्स. हमने यही देखा कि जो एक वाइट लाइट है वो डिफरेंट टाइप के कलर्स में टूट रही है. नोट द कलर दैट अपीयर एट द end of the color band. What is the sequence of color that you have seen on the screen? सीक्वेंस भी नोटिस करना. तो इसका बहुत सारा सीक्वेंस होता है. मेनली हमारा दिखता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोल देते हैं. एक कलर सीक्वेंस याद रखने के लिए विबग्योर, VIBGYOR. द ब्रांड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. उसका स्पेक्ट्रम बोला जाता है ये जो कलर्ड कंपोनेंट्स निकले हैं. You might not be able to see all the colors respectively. अब आपको हर कलर अलग अलग नहीं दिखेगा, मतलब एक टाइप का दिखेगा कि मिक्स है. You yet sometimes make each color distinct from the other. The splitting of light into its component is called dispersion. इसी को dispersion बोला जाता है. वाइट लाइट का डिफरेंट कलर में टूटना dispersion कहा जाता है. You have seen that white light is dispersed into 7 colors component by a prism. एक white light 7 colors में टूटती है. ये colors कहाँ से आते हैं? Different color of light beam through different angles with respect to incident ray as they pass through a prism. Different colors हमें मिलते हैं अगर हम लोग different angles पे उसको disperse करें एक prism से, ठीक है? The red light bend the least while the violet bend मोस्ट. सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर बेंड होती है और रेड कलर सबसे कम होती है. दस द रे ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट. इट इज़ अ पाथ ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सीन इन अ स्पेक्ट्रम. Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. न्यूटन साहब फर्स्ट ऐसे पर्सन थे. ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग another similar prism. However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. अब इन्होंने दूसरा प्रिज्म भी रख दिया उल्टा, जैसा पहला रखा था उसी की तरह सेम एग्जैक्टली उल्टा, बस
This allow all the color of spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second beam. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. इसी बात को न्यूटन ने बोला कि यानी कि सनलाइट जो है एक वाइट लाइट है जो कि 7 कलर से मिलके बनी है. जब हमने पहले प्रिज्म से क्रॉस कराया तो हमें 7 कलर्स मिले, फिर हमने सेकेंड प्रिज्म रख दिया तो हमें फिर से वाइट लाइट मिलने लगी. Any light that give a spectrum similar to that of sunlight is then referred to as white light. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after the rain shower. ये भी वाइट लाइट जो सनलाइट है उसके डिस्पर्शन से ही बनती है. अब जो प्रिज्म होता है वो आपको कहाँ मिलता है? आपके नेचुरल एटमॉस्फेयर में. तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो एक प्रिज्म का काम करती है. अ रेनबो इज फॉर्म in the opposite direction of that of the sun. The water droplet act as a small prism. They reflect and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again when it come out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reaches the observer's eye. We also have seen a rainbow on the sunny day when you look at the sky through a waterfall and through a water fountain with the sun behind you. Next topic है हमारा atomic refraction. You might have observed the apparent random varying or frankling of objects seen through a natural turbulent stream of hot air rising above the fire or a radiator. अब आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कहीं पे आपको ऐसे आग दिख रही है या गर्म हवा दिख रही है, उसके ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे हिलती हुई दिखती हैं. द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर दैन द एयर फर्दर अबव. एयर जो हवा के जस्ट ऊपर है वो गर्म है, और अगर आप उसके ऊपर वाले से कंपेयर करो, द हॉटर एयर इज़ लाइटर दैन द कूलर एयर अबव इट एंड इट हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली less than that of the cooler air. Since the physical condition of the reflecting medium are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuate. This varying is thus a effect of atomic refraction of light by the Earth atmosphere on the small scale in our local environment. The twinkling of stars is similar phenomena on much larger scale, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. Not twinkling of stars. The twinkling of star is due to atmospheric refraction of the starlight. The starlight on entering the Earth atmosphere undergo refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. अब एटमॉस्फेयर में हमारा रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस होते रहते हैं. मतलब एक जगह कुछ और है, एक जगह कुछ और है. इस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता रहता है. और इसी एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं. Since the atmosphere bends starlight towards normal, the apparent position of the star is slightly different and from its actual position. अब यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही रिफ्रैक्शन होगा और इसकी पोजीशन बदल जाएगी. ये कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और हमें लगेगा कहीं और है जबकि वो एक्चुअल में और कहीं होता है. द स्टार अपीयर slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. Further, this apparent position of the star is not stationary but keep on changing slightly. Since the physical condition of the Earth atmosphere are not stationary as was the case in the previous paragraph. Since the star was very distinct, they approximate point-sized source of light. As the path of the ray of the light comes from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amounts of sunlight entering the eye wrinkles, जिसकी वजह से हमें ब्राइटर दिखता है और कभी कभी
हल्का डिमर दिखता है। अब कभी आपको चमकता हुआ दिखेगा, कभी डिम दिखेगा, तो आपको लगेगा कि फ्लक्चुएट कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। तो इस तरह अगर आप सोचिए तो आपको प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ and are thus seen as a distinct source. If we consider a planet a collection of large number of point-sized source of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point sources will average out of zero, thereby nullifying the ट्विंकलिंग इफेक्ट। अब अगर आप सोचो प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा पास है हमारे अर्थ से, अगर हम लोग स्टार से कंपेयर करें, तो अगर अर्थ प्लैनेट को भी मान लो कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट सोर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे लाइट सोर्स हैं, तो वो जब आते रहते हैं हमारी आइज़ में तो वो ज़ीरो हो जाते हैं, मतलब ऑन द होल ज़ीरो हो जाता है, उनका कोई भी हमें ऊपर नीचे चेंज नहीं दिखता है, इसलिए हमें कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखती है। ठीक है। Advanced sunrise and delayed sunset. The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise. जितना एक्चुअल में सनराइज़ करता है उससे हमें 2 मिनट पहले ही सन दिखने लगता है, और जितना एक्चुअल में सनसेट करता है उसके 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखता है। ऐसा भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजॉन बाय द सन, जैसा कि फिगर आप 11.10 में देख रहे हो। Actual and apparent position of sun with respect to the horizon. The time difference between the actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. सिर्फ 2 मिनट्स का होता है, इसलिए हमें 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है और 2 मिनट पहले दिखने लगता है। The apparent flattering of the sun disk at the sunrise and the sunset is also due to same phenomena. Now, scattering of sunlight. The interplay of light with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of the water in the deep sea, the redding of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In previous class, we have learnt about the scattering of light by colloidal particles. The path of the beam of light passing through a true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particle is relatively larger. वहीं पे दिखता है जहाँ पे थोड़े से पार्टिकल आपके बड़े होते हैं। अगर कोई ट्रू सोल्यूशन है जिसमें आपको पार्टिकल्स ही नहीं दिख रहे तो उसमें आपको लाइट की रास्ता भी नहीं दिखता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा एक होता है थंडर इफेक्ट। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। अर्थ एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दिस पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। जब इसमें से हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स, द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। द लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय these particles. This phenomena of scattering of light by colloidal particles give rise to a thunder effect, जिसके बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। This phenomena is seen when a fine beam of sunlight entering a smoke-filled room through a small hole. अब exactly ये इसी तरह काम करता है जैसे एक बहुत ही अंधेरा सा रूम हो, उसमें एक छोटा सा पतला सा कहीं से छेद हो, वहाँ से आपको सनलाइट का पूरा रास्ता दिखेगा कि किधर किधर से सनलाइट आ रही है। Thus, scattering of light make the particle visible. Thunder effect can also be observed when sunlight passes through a canon of a dense forest. बहुत जो घने जंगल होते हैं उसमें से भी ये हमें थंडर इफेक्ट दिखता है, क्योंकि पेड़ की पत्तियों के बीच में कहीं से एक रोशनी आ रही होती सन की, इसलिए हमें वहाँ पे भी थंडर इफेक्ट दिखता है। Here tiny water droplets is a mist scatter light. The color of scattered light depends upon the size of the scattering particle. Very fine particles scatter mainly blue color, while the particle of larger size scatter light of longer wavelength. If the size of scattering particle is enough large, अगर काफ़ी large हैं, तो they scattered may even appear white. अब जो वो light scatter करेंगे वो आपको white भी दिख सकती है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें ये पढ़ना है कि जो
वो होता है स्काई होता है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है? वो एक्चुअल में क्या ब्लू है? नहीं, एक्चुअल में ब्लू नहीं होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। बहुत ही छोटे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ऐसे भी पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं जो बहुत ही विजिबल लाइट्स को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। These are more effective in scattering light of shorter wavelength at blue end than light of the longer wavelength at the red end. The red light has wavelength about 1.8 times greater than the blue light. Thus, when the sunlight passes through atmosphere, the fine particle in the air scatter the blue color. जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, रेड से अगर आप कंपेयर करोगे तो ब्लू की वेवलेंथ छोटी होगी, उसको वो स्कैटर कर देते हैं। द स्कैटरिंग ब्लू कलर इंटर्स इन आवर आई एंड वही ब्लू कलर हमारी आंखों में जाता है, इसलिए हमें हर चीज़ ब्लू दिखती है। इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर ना हो, इमेजिन करो कोई भी एटमॉस्फेयर ना हो, तो वहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, कोई भी स्कैटरिंग, ना ब्लू लाइट की ना रेड लाइट की, एंड फिर हमें पूरा स्काई डार्क दिखेगा। The sky appears dark to passenger flying at very high altitude as scattering is not prominent at such height. तो बहुत ही हाइट पे लोग उड़ते हैं, कोई पैसेंजर बैठा होता है, कोई प्लेन है, तो उस पर उनको स्काई डार्क ही कलर का दिखता है क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। अब इसका क्या रीज़न है? क्योंकि जो रेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, चाहे फॉग हो चाहे स्मॉग हो, वो स्कैटर हो जाता है, तो ये आपको दूर से भी दिखता है, काफ़ी दूर से, काफ़ी डिस्टेंस से भी दिखने लगता है। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब सन का कलर आपने कभी नोटिस किया सनसेट और सनराइज के कंपैरिजन में? हैव यू एवर वंडर्ड एज व्हाई द सन एंड द सराउंडिंग अपीयर्स रेड? अब ये भी एक एक्टिविटी से इन्होंने समझाया है, तो एक्टिविटी आप अपने आप रीड कर लेना, हम सीधे कंक्लूजन पर चलते हैं। You will find fine microscopic sulfur particles precipitating in about 2 to 3 minutes. As the sulfur particle begins to form, you will observe the blue color from the 3 sides of the glass tank. ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है जिसकी वेवलेंथ छोटी है। बाय माइन्यूट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स की वजह से स्कैटरिंग हो रही है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल। It is interesting to observe at first the orange color and then bright crimson color on the screen. This activity demonstrates the scattering of light and help us to understand the bluish color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise and sunset. Light from the sun near the horizon appears through thicker layer of air and larger distance at the earth atmosphere appear before reaching our eye. However, light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. अब अगर कोई सन एकदम हमारे सर के ऊपर है तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अगर आप उसको कंपेयर करो कि वो जब सुबह के टाइम या शाम के टाइम होता है तो वो एक हॉरिजन पे होता है। At noon the sun appears white as only a little of the blue and violet color as scattered. और हॉरिजन के टाइम पे मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। देयरफॉर लाइट दैट रीचेज आवर आई इज़ ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की ही होती हैं, इसलिए हमें रेडिश कलर दिखता है सन का। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर आपका। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, समझने वाला था, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।